Hello everyone, this is Justice a Learner and I'm your English trainer. So we are diving in a session over the topics which we have covered in previous sessions. So we'll be basically revising the stuff whatever we have studied earlier. तो आज हम रिवाइज करेंगे सारी चीज़ों को जो हमने पहले पढ़ा है, राइट? तो आप अभी एक नोट्स देख पा रहे होंगे। तो इसमें हमने शॉर्ट में चीज़ों को डालने की कोशिश की है। हालांकि क्वेश्चंस बहुत सारे होंगे जो आपसे भी पूछे जाएंगे एंड आप आंसर करेंगे उससे, ठीक है? कैमरा ऑन कर लीजिएगा आप लोग और अच्छे से बैठ जाइए, आराम से एक्टिव होकर क्लास लीजिए, ठीक है? बढ़िया से एकदम से डिसेंट होकर के, एज अ गुड लर्नर, राइट? तो हम आगे बढ़ते हैं। हमने चीज़ों को समझा था, काफ़ी स्पेसिफिक वे में समझा था, लैंग्वेज के वे में समझा था। हालांकि ये जो नोट्स जो आप देख पा रहे हैं ये मैंने एआई से बनवाया है। तो इसमें क्या है कि ग्रामर के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनाता है जो जनरली प्रिवेलिंग होता है ना, जिस तरह से लोग पढ़ते हैं। तो हम उसको थोड़ा अपने वे में भी समझने की कोशिश करेंगे। तो टेंस, जैसे कि हम जानते हैं, तो टेंस इज नथिंग बट टाइम, राइट? और हमें पता है कि टाइम की कैटेगरी कितनी होती है, तो सभी लोग कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। टाइम कैन बी डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी कैटेगरीज। जैसे मैं अभी आज बैठा हूँ, आज आपको पढ़ा रहा हूँ, है ना, ट्रेन कर रहा हूँ, राइट? तो आई एम जस्ट डिलीवरिंग सम कंटेंट्स इन फ्रंट ऑफ यू, आई एम टीचिंग यू हाउ टू स्पीक इंग्लिश। तो ये प्रेजेंट का पार्ट है। मैंने कल सेशन लिया था, आई कंडक्टेड अ सेशन यस्टरडे, तो वो पास्ट का पार्ट है। मैं आने वाले टाइम में के आने वाले टाइम में सेशंस लूंगा। आई विल बी टेकिंग सेशंस इन कमिंग डेज, राइट? तो थ्री कैटेगरीज हम देखते हैं। तो टेंस इज नथिंग बट टाइम, है ना? तो टेंस टेंस टेल्स अस द टाइम ऑफ एन एक्शन। कोई एक्शन किस समय में हो रहा है उसके बारे में जानकारी टेंस देता है हमें। तो बहुत ही आराम से हम इसको कवर करते हैं। तो टाइम तीन कैटेगरी में होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर। तो प्रेजेंट टेंस या पास्ट टेंस या फ्यूचर टेंस हो जाता है। अब हर एक के चार कैटेगरी होते हैं। एक सिंपल, एक कंटिन्यूअस, एक परफेक्ट और एक परफेक्ट कंटिन्यूअस। हम सिंपल को इंडेफिनिट भी बोल देते हैं कभी कभी, ठीक है? तो हम इसको भी नोट कर लेंगे कि इसे इंडेफिनिट भी बोला जाता है, ठीक है? इनडेफिनिट, ठीक है? तो चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलें या सिंपल प्रेजेंट बोलें या पास्ट सिंपल सिंपल पास्ट बोलें या सिंपल फ्यूचर बोलें या फिर पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट फ्यूचर इंडेफिनिट बोलें, तो ये भी आपका हो जाएगा। तो चार कैटेगरी हैं। और इसके आपको नाम अगर याद होते हैं तो अच्छी बात है, नहीं याद होते हैं तो लैंग्वेज में आपको बताया था किस तरह से चीज़ों को लेते हैं। तो आपको बस आपका पर्पज़ है इंग्लिश बोलना, राइट? बाकी नॉलेज अच्छे से बनी रहे तो और भी हेल्प मिल जाती है डीप में चीज़ों को समझने के लिए। तो हमने जाना कि टाइम कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। एंड फर्दर उसके फोर कैटेगरीज होते हैं, सिंपल और कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो टोटल 12 टेंसेस बन जाते हैं, राइट? तो मैं आपसे अब नाम ही पूछ लेता हूँ आप लोगों से। एक एक करके बात करते हैं। चलिए, मोनाली जी, लेट मी नो कि पहले टेंस जो है कितनी कैटेगरी में होते हैं, नेम बताइए उनके। हाउ मेनी फोर कैटेगरीज? कैटेगरीज में नो, सिंपल टेंस। नो, 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 आई एम आस्किंग अबाउट टेंस। टाइम कितने भागों में बांट सकते हैं टाइम को? फोर। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? ये जो फोर है ना, फोर किसके हैं? ईच टेंसेस, हर टेंस का चार कैटेगरी होती है। मैं अभी टेंस ही पूछ रहा हूँ तीन। अभी। हाँ, कौन कौन से? सिंपल प्रेजेंट। हम्म, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। राइट। इसमें कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आज आप जहाँ पर हैं वो क्या है? आपका प्रेजेंट टाइम चल रहा है ना, राइट? हम्म। कल प्रेजेंट। दादाजी थे, परदादाजी थे, वो कब एग्जिस्ट करते थे? पास्ट में करते थे एग्जिस्ट, राइट? आज नहीं है, अभी अभी आपके सामने नहीं है, यस। ठीक है? और आने वाले टाइम में ये नई जनरेशन जो खड़ी हो रही है, कल को हम बूढ़े हो जाएंगे, है ना? नई जनरेशन ये दुनिया को सर आप ये चलाएगी। बूढ़े लोगों का क्यों एग्जांपल ले रहे हो? दूसरा एग्जांपल लो। क्यों? बूढ़े होने से डर लगता है क्या? दैट इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ, नहीं, ठीक है? पास्ट से डर लगता है। ठीक है। तो पास्ट, हमने जो बीत गया अतीत के बारे में बात कर ली। प्रेजेंट, आज हम बात कर रहे हैं, हंस खेल रहे हैं, ये प्रेजेंट लाइफ है हमारी। एंड देन फ्यूचर में और भी लोग जुड़ेंगे, आएंगे, हमें नहीं पता क्या होने वाला है कल को। कल कितने लोग मिलने वाले हैं मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना। तो ये सब चीजें फ्यूचर में अनप्रिडिक्टेबल चीजें हो सकती हैं।
है ना। अब जिनकी लाइफ थोड़ा सा प्लान्ड होती है तो उनके लिए हो सकता है प्लानिंग में हो, लेकिन फिर भी प्लानिंग में भी कुछ चीजें अनप्लान्ड होती ही रहती हैं। जो बिल्कुल सोचा होता है एग्जैक्टली हर चीज वैसी नहीं होती, तो हम उसको फ्यूचर कह देंगे, राइट। तो तीन भागों में टाइम बांट लिया। अब हर एक कैटेगरी को, अब जो आप बोल रहे थे चार कैटेगरी, यस, नाउ दैट कम्स, दैट काउंट्स, कि उसके बाद जो हर कैटेगरी है, चाहे वो प्रेजेंट हो या पास्ट हो या फ्यूचर हो, उसकी चार कैटेगरी हैं। तो इनको अब समझते हैं। तो अब बताइए क्या बता रहे थे, चारों का नाम याद है या भूल गए? सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, हम्म। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये तो प्रेजेंट का हो गया, पास्ट का बनाना होगा तो क्या बोलेंगे? सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। राइट, करेक्ट, बहुत बढ़िया, बहुत सही। ठीक है। हालांकि जो हम पढ़ रहे हैं ये हम कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करने के लिए पढ़ रहे हैं। मैं फिर से कहना चाहूँगा, ग्रामर जो ये इस तरह से पढ़ा जाता है एकेडमिकली, इससे लैंग्वेज का ज़्यादा कुछ खास लेना देना नहीं होता है। लैंग्वेज हाँ ग्रामर के साथ चलता है ऑफकोर्स, बट लैंग्वेज इज बेस्ड ऑन सेंसुअल अंडरस्टैंडिंग, कि आप किस तरह से इसका यूज करने वाले हैं। बट हमें अगर ये नाम पता है तो हमें चीज़ें आसान हो जाती हैं डीप में समझने के लिए, राइट। तो बिल्कुल आपने सही यूज किया है इसका। तो आप बस चार बातें याद रखिए। सिंपल, सिंपल का दूसरा नाम क्या है आप बताएंगे प्रसाद जी? व्हाट इज अनदर नेम फॉर सिंपल? प्रसाद जी, सिंपल प्रेजेंट को हम और क्या बोल सकते हैं? नहीं पता। तो वही जो डेली हैबिट में यूज करते हैं। अच्छा, हैबिचुअल वर्क बोलना चाहते हैं, बिल्कुल सही है, बट मैं कुछ हैबिचुअल और, वर्क्स। हाँ मैं कुछ और चाह रहा था यहाँ पे। आई वुड लाइक टू आस्क टू दिव्या जी, व्हाट इज अनदर नेम फॉर सिंपल प्रेजेंट टेंस? Present indefinite tense. यस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए अपने, आप अपने दिमाग को थोड़ा दौड़ाइए, पिक्चर बनाइए इसकी सामने जो ये लिखा हुआ है। तो सिंपल जो प्रेजेंट है हम उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोल सकते हैं। ये इंडेफिनिट लिखा है ना, तो ये चीज ठीक है। तो सिंपल को हम इंडेफिनिट भी बोल सकते हैं। ये क्या है, स्पेलिंग गड़बड़ क्यों हो जा रही है बार बार? ठीक है, यहाँ पे टी ई है, ओके। तो इंडेफिनिट भी आपका हो जाता है इसमें, ओके। तो सिंपल प्रेजेंट या फिर इंडेफिनिट बोल देंगे, INDEFINITE। ये ई हट जा रहा है, मुझे नहीं पता क्यों हट रहा है, बट आप इसको ध्यान रखिएगा, इसमें ई भी आया हुआ है, ठीक है। ओके। तो चार कैटेगरी हमें क्लियर होनी चाहिए, चाहे हम उसको सिंपल बोलें या इंडेफिनिट बोल दें फर्स्ट कैटेगरी को। दूसरा कंटिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट एंड चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस। अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो मैं थोड़ी कोशिश करूंगा कि चीज़ें आसान हो जाएं। हालांकि ये चीज़ चार नाम याद नहीं रख पाएंगे ज़िंदगी में तो फिर क्या ही है ना। दोस्तों यारों और फालतू के लोगों के नाम याद होते हैं भाई साहब। ये जो हमारे अभी सेंटेंस स्ट्रक्चर में काम देंगे उनके भी नाम याद कर लीजिए, है ना। दोस्त मान लीजिए इन्हें अपना। तो सिंपल, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। तो जिंदगी बहुत साधारण तरीके से शुरू होती है, बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में शुरू होती है। जब हम दुनिया में आए होते हैं तो हमारे पास मान्यताएं कम होती हैं। हम बिल्कुल आराम से जो हमें चाहिए होता है उसके लिए हम डिमांड कर देते हैं। तो हमने, हमारी लाइफ सिंपल होती है, तो उस तरह से आप थोड़ा ऑब्जर्व कर सकते हैं इस चीज़ को। बस ट्रिक बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एक बच्चा जो होता है उसे अगर कुछ चाहिए तो वो साफ साफ बोल देता है, मम्मी मुझे ये चाहिए, मुझे इतना पैसा चाहिए। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो बड़े कॉम्प्लिकेटेड वे में कहते हैं। जब कुछ चाहिए होता है तो हम डायरेक्ट नहीं बोलते कि मैं चाहिए, हम कहते हैं यार तुम कितने अच्छे आदमी हो। जैसे अगर पार्टी चाहिए प्रसाद जी से तो हम पहले तारीफ करेंगे प्रसाद जी की, प्रसाद जी आप बहुत बहुत नेक दिल इंसान है, काइंड हार्टेड है, और हमें पता है कि आप हमारी बात टालेंगे नहीं, तो क्या आज हम रेस्टोरेंट चलें? तो इतने ज्यादा हम चालाक और बहुत ही अलग तरह के इंसान हो जाते हैं, राइट। तो हमने शुरू की जिंदगी बड़ी सिंप्लीफाइड तरीके से, फिर हम चालाकी करने लगते हैं। और वो चालाकी क्या होती है, वो कंटिन्यूड रहती है हमारी लाइफ। जब तक हम मरते नहीं तब तक वो चालाकियाँ, वो धूर्तता, मक्कारी और ये दो चार करना, ये जिंदगी भर लगातार लगा रहता है। तो लगातार का मतलब क्या हुआ? कंटिन्यू, राइट। कंटिन्यू का मतलब होता है लगातार, है लगातार चलना। तो लाइफ शुरू कहाँ से हुई थी? सिंपल जिंदगी थी हमारी। बस जो चीज़ चाहिए होती थी उसको हम बोल देते थे कि मम्मा ये चाहिए, पापा ये चाहिए। अगर कुछ नहीं मिलता था रोने लगते थे, साफ साफ बात होती थी।
वहां गए, आंटी के पास कुछ मंगाया था, माता जी ने कहा था कि जाके वहां से प्याज ले आना। और मतलब ऐसा कि, मतलब एक जोक था, इस पे मुझे याद नहीं आ रहा कि, और अगर वो चुड़ैल ना दे तो उससे कहना कि आपकी बेटी ने बोला है कि प्याज रखा हुआ है तो मना मत कीजिए। तो मुझे बोला, तो फिर उन्होंने मना कर दिया प्याज, कि नहीं है प्याज। तो वो चुड़ैल अगर ना करे तो फिर मैंने रिपीट कर दिया कि मेरी माँ ने कहा था कि अगर वो चुड़ैल ना करे तो बोल देना उनकी बेटी ने कहा है कि वो प्याज अलमारी में रखा हुआ है और वो है, वहां से निकाल के दे दें। तो इतनी साधारण जिंदगी होती थी कि जितन जो बोला गया वही जाके हम चिपका देते थे। अब बाद में नतीजा, दे थप्पड़ दे थप्पड़। तो अब वो साधारण जिंदगी बदल चुकी है हमारी चालाकियों में, तो अब वो चालाकियां कंटिन्यूड हैं। तो सिंपल से वो सिंपल याद रहा होगा, साधारण जिंदगी। एंड आगे आपको याद रहा होगा इससे कि कंटिन्यू क्या है, लगातार क्या चल रहा है, चालाकी चल रही है, लगातार चालाकी चल रही है। अब चालाकी लगातार चल रही होती है तो क्या होता है ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अब चाहे वो आप अच्छे काम करें या बुरे काम करें, आप किसी चीज़ की भी जिंदगी में प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास में आ जाती हैं चीज़ें, तो फिर उसमें आप परफेक्शन हासिल कर लेते हैं। हो सकता है वो परफेक्शन आप, मेरी आवाज़ आ रही है, नेटवर्क इशू तो नहीं हुआ अभी? तो नो सर। ओके, हो सकता है वो परफेक्शन आपने अच्छी चीज़ों में हासिल की हो, और हो सकता है परफेक्शन आपने चोरी करने में हासिल की हो। तो जो जिंदगी में आपने ये शुरुआत की कि कोई चीज़ चाहिए तो उसको सीधे सीधे ना बोल करके घुमा फिरा करके बोलना, राइट? तो ये चीजें में आप परफेक्ट हो जाते हैं और ये आपकी लाइफ में रिफ्लेक्ट होने लगता है, राइट? इवन आपको किसी से फ्रेंडशिप करनी होती है, खासकर मेल को फीमेल से करनी होती है, फीमेल को मेल से करनी होती है, तो डायरेक्टली नहीं बोलते हैं। तो 100 तरह की बातें हैं कि नोट शेयर कर लें, ये कर लें, वो कर लें। तो अब इसमें आप परफेक्ट हो चुके हैं। अब परफेक्ट हो चुके हैं तो अब आप हर तरह से हर सिचुएशन को हैंडल कर लेते हैं, आप पूरी तरह से सांसारिकता आपके बस की चीज हो गई है। तो सिंपल से जिंदगी शुरू हुई, कंटिन्यूड रही, किसमें, धूर्तताओं में, चालाकियों में, तरह तरह की बातों में, और फिर कंटिन्यूएशन के बाद क्या होता है, परफेक्शन आ जाता है। तो आप परफेक्ट हो गए हैं। अब क्या है, परफेक्ट तो हो गए हैं, तो क्या चालाकियां बंद कर देंगे आप? नहीं, वो तो लगातार लगी रहेगी साहब। परफेक्ट होने के बाद भी आप क्या करेंगे, उन्हीं चालाकियों को, उन्हीं धूर्तताओं को कंटिन्यू रखेंगे, कंटिन्यू रखेंगे। तो वो परफेक्शन के साथ वो चालाकी कंटिन्यूड रहेगी, तो हमने इसको कह दिया परफेक्ट कंटिन्यूअस। मैंने कोशिश की है थोड़ा इसको सिंप्लीफाइड करने की, अब इससे ज़्यादा सिंप्लीफाइड ऐसे किया नहीं जा सकता मेरी तरफ से, है ना? तो अब चलिए एक बार ऑब्जर्व करते हैं। तो जिंदगी कहाँ शुरू हुई हमारी, बताइए? जिंदगी कहाँ शुरू हुई? क्या जिंदगी हमारी कॉम्प्लिकेटेड थी, सिंपल थी, या कुछ नहीं थी? जिंदगी कहाँ शुरू हुई है, क्या था हमारा ट्रिक? जिंदगी हमारी शुरू हुई सिंपल से। तो सिंपल लाइफ। और चाहे तो आप इंडिफिनिट को भी याद रख सकते हैं। इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, है ना? तो पहले जिंदगी हमारी ऐसे निश्चित नहीं हुआ करती थी, अनिश्चित होती थी कि अभी कहीं पता नहीं कि क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, क्या करना है, क्या नहीं करना, सुबह यहाँ फिर वहाँ, माता पिता जो देते थे जहाँ पे पैसा कैसा भी आ जाता था, पता नहीं होता था कि मतलब कब क्या हो जाए हमारे साथ। और लेकिन अब क्या है कि हमने कुछ प्लानिंग कर रखी है अपनी, कि इतनी उम्र पर मुझे ये करना है, इतनी उम्र पे ये करना है, 3 साल बाद मेरा ग्रेजुएशन पूरा हो जाएगा, उसके बाद ये। तो वो सारी चीजें, तो इंडेफिनिट को सिंपल से जोड़ सकते हैं क्योंकि अनिश्चित होती हैं बातें, है ना? तो सिंपल, सिंपल के बाद क्या हुआ, आपने क्या शुरू किया, धूर्तताओं को क्या किया आपने? कंटिन्यूस। कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस मतलब क्या, धूर्तताएं लगातार चलती रहीं, कंटिन्यूड हो गया। फिर उसके बाद धूर्तताएं कंटिन्यूड हुई तो फिर आपके अंदर क्या आया, आप क्या हो गए, परफेक्शन। परफेक्शन आ गया, तो आप परफेक्ट हो गए, राइट? आप परफेक्शन के बाद भी आपने क्या किया, कंटिन्यू। किसका, क्या कंटिन्यू किया? परफेक्शन के बाद भी हमने वापस से अपनी चालाकियां दोहराई, और हम फिर उसको अगर टेंस के साथ रिलेट करें तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूस कहेंगे। परफेक्ट राइट, कंटिन्यूस। परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो अब हम समझ गए हैं कि चार बातें याद रहेंगी, जिंदगी का हिस्सा है ये, बाहर का हिस्सा नहीं है। अब ये चार नाम याद नहीं रख सकते तो फिर क्या ही आपकी जिंदगी में, फिर वो धूर्तताएं कुछ काम की नहीं है। तो सिंपल, एंड देन कंटिन्यूअस, एंड देन परफेक्ट, एंड देन परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है? आई होप थोड़ा सा इससे सहायता मिली होगी नाम को याद करने में। नहीं मिली है तो फिर अब मेरे पास कोई और इलाज नहीं है ना? बाबा जी की बूटी आपको बाबा जी के पास मिलेगी, है ना? अक्सर ऐसे बाबा जी आपको मिल जाते हैं आजकल। तो कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, यूट्यूब पे ही देखने को मिल जाएंगे।
तो हमने इसको समझ लिया है, अब हम बढ़ेंगे आगे अपनी क्लास में। तो अब आपका जितना भी पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर, कोई भी टाइम हो, उन सब में इन चारों को चिपका दीजिए। ठीक है। पहले जो दादाजी परदादा जी थे उनकी लाइफ भी सिंपल रही थी, उन्होंने भी वही कंटिन्यू की अपनी चालाकी, फिर परफेक्ट हुए, फिर चालाकी परफेक्ट होने के बाद भी कंटिन्यू करते रहे और फिर स्वर्ग सिधार गए, है ना। अब वही चीज हम प्रेजेंट में कर रहे हैं, हमारे आने वाली पीढ़ी भी करेगी। तो ये जो सिलसिला है जिंदगी भर चलता रहेगा। तो ये तीनों कैटेगरी के साथ में लगाया तो क्या होंगे, ये 12 फैमिली बन गई है, राइट। तो टेंसेस की कंप्लीट फैमिली 12 होती है ना। तीन 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 था ये, और चार इनके बच्चे हो गए एक तरह से कह सकते हैं आप। या फिर ये चार चीजें जीवन के स्टेज, चार स्टेजेस। तो तीनों के स्टेजेस जोड़ लेंगे, अपने दादाजी की स्टेजेस, अपनी स्टेजेस चार, और आने वाली पीढ़ी की स्टेजेस। आप में से काफी लोगों के बच्चे भी होंगे, कितने लोगों के हैं, कितने लोग शादीशुदा हैं यहाँ पे? किसी का नहीं है? नो वन। चलिए तो अच्छी बात है फिर, पॉपुलेशन में योगदान नहीं दे रहे हैं आप लोग, हैं। इंडिया को नंबर वन नहीं बनाया आपने। चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमने समझा कि ये चार चार कैटेगरी हो गए, तो टोटल 12 हमारी कैटेगरीज हो गए। प्रसाद जी ज्यादा ही हंस रहे हैं। अगला नंबर आपका ही है, पार्टी तो लेनी है आपसे। तो आगे बढ़ते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट में हम अब क्या समझेंगे, देखते हैं। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट का दूसरा नाम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोल सकते हैं। कैसे देखा था, सिंपल लाइफ होती है तो वो परवाह नहीं करती, प्लानिंग व्लानिंग होती नहीं है, इंडेफिनिट रहता है सब कुछ, है ना। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, ऐसी वाली जिंदगी। ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज है डेली हैबिट्स या यूनिवर्सल ट्रुथ या परमानेंट एक्शन को दिखाने के लिए। तो जैसे कोई काम आप लगातार करते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं कि ता है, ती है, ते हैं, ये सब आपके अंत में लगे होंगे, है ना। लेकिन जरूरी नहीं है कि अंत में ता है, ती है, ते हैं आए तभी हम इसको मानेंगे सिंपल प्रेजेंट, ऐसा नहीं है। मैं कुछ एग्जांपल दे सकता हूँ कि दो और दो पाँच होते हैं, ये तो ता है आ गया इसमें। मैं ये भी कह सकता हूँ मेरे पास एक गाड़ी है, आप कहेंगे कि भाई ये सिंपल प्रेजेंट नहीं है, बल्कि ये भी सिंपल प्रेजेंट है। हमने इसको जो बचपन में पढ़ा होता है, तो पढ़ा होता है यूज ऑफ हैज और हैव। ना जी ना, दरअसल में यहाँ पर हैज और हैव जो आएगा वो इसी फॉर्म में आएगा, आई हैव अ कार, और इसका नेगेटिव हो जाएगा। बताइए नेगेटिव कौन बताना चाहेगा इसका, कमेंट सेक्शन में बताइए, आई हैव अ कार का नेगेटिव क्या होगा, अगर प्रीवियस क्लासेस आपको याद हैं तो। दिव्या जी आप बताइए, आई हैव अ कार का नेगेटिव क्या होगा, आपने तो क्लासेस नहीं लिए हैं प्रीवियस, बताइए। आई हैव अ कार का I नेगेटिव। do not have a car. Yeah, I ग्रेट, don't have a car. बढ़िया। आई डू नॉट हैव अ कार या आई डोंट हैव अ कार। आप में से कितने लोगों ने ये भी सुना है कि आई हैव नॉट अ कार? किसी ने सुना है आई हैव नॉट अ कार पहले कभी सुना है? यस और नो? आई हैव नॉट अ कार, यस मोनालिजी ने सुना है। तो वो जो सुना था आपने वो गलत होता है, राइट। तो हमने इसको करेक्ट किया था, आई डू नॉट हैव अ कार। तो ये भी एक्चुअली में सिंपल प्रेजेंट का हिस्सा है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जरूरी नहीं है कि लास्ट में ता है, ती है, ते है, आए, है ना। मेरे पास एक गाड़ी है, इसमें नहीं आ रहा, मैं एक गाड़ी रखता हूँ, इसमें आ जाएगा। या फिर मैं जानता हूँ, इसमें ता है, ती आ रहा है, मुझे पता है, मुझे संज्ञान है ना। तो इसमें नहीं आ रहा है, जरूरी नहीं आए, बट हम कॉन्टेक्स्ट समझ रहे हैं कि या तो डेली हैबिट होगा या यूनिवर्सल ट्रूथ होगा या फिर परमानेंट एक्शन होगा। ठीक है, ओके। तो ये सारे हमारे आ जाएंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में, जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोल सकते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम इसको अक्सर भूल जाते हैं और फिर हम गलतियां करते हैं, वो क्या बात है? वो है पर्सन्स। अब पर्सन्स कौन कौन से होते हैं, मैं पूछना First चाहूंगा। person, second person, third person. फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, बहुत बढ़िया। मैं जानता हूँ इसमें आप में से काफ़ी लोग हैं जो अक्सर इसको लेकर के कंफ्यूज रहते हैं। यशवंत जी अपना कैमरा ऑन कर लीजिएगा, आप नए नए यहाँ पर आए हैं, अपना चेहरा तो दिखा दीजिए, वैसे भी अगली क्लासेस में आए ना आए क्या पता। ठीक है, तो अपना चेहरा दिखा दीजिए आप सभी को। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं अभी। मोनाली जी मुझे बताएंगे फर्स्ट पर्सन क्या होता है, क्योंकि आप अक्सर इसमें कंफ्यूज रहती थी। बताइए मोनाली जी। First person I or we. Singular. फर्स्ट For पर्सन, first person I or we. ठीक First है। person I singular or हम्म plural we. सेकंड पर्सन क्या होता है? Second person you and plural be you. ग्रेट।
और सेकंड थर्ड पर्सन ये। पर्सन, ठीक है। थर्ड और पर्सन, थर्ड पर्सन, ही शी इट, और सिंगल नेम हम्म सिंगल नेम एंड को सिंगल प्लूरल, सिंगल हाँ सॉरी। सिंगुलर नेम, सॉरी। सिंगल नेम को सिंगुलर नाउन बोल सकते हैं क्या? सिंगुलर नाउन। हाँ नाउन। बोल सकते हैं। हाँ। नाउन नाउन समझते हैं किसे बोलते हैं? जो भी आपके आसपास हाँ। दिख रहा है उसका नेम। कुछ ना कुछ नाम होता है। जैसे मैं इसको हम्म। बोलूंगा फोन, इसको बोलूंगा माउस, राइट? हालांकि ब्लर लगा हुआ है तो नहीं हम्म। दिख रहा होगा। मार्कर, राइट? तो जो आसपास चीजें दिख रही हैं उसका कुछ ना कुछ नाम होता है। तो हम नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग, इमोशन का भी नाम होता है, राइट? तो सिंगुलर नाउन। एंड प्लूरल क्या होता है? प्लूरल थर्ड पर्सन। दे। दे। और कुछ? और थर्ड पर्सन में जो ही शी इट और सिंगुलर नाउन जो रहता है, हम्म, वो यूज करते वक्त उसको एस और ईएस लगता है। अरे मैंने तो ये क्वेश्चन पूछा ही नहीं, आप एक्स्ट्रा क्यों बता रही हैं? ठीक है। अभी आप समझेंगे चीज़ों को। एस और यस कब लगता है? जब हम उसकी बात करेंगे सिंपल प्रेजेंट की, तभी तो लगेगा। अभी हमने पूछा ही नहीं वो। तो आपने एक चीज़ बताई मुझे, मैं इससे बहुत ज़्यादा मुझे खुशी हुई इस बात के लिए। ठीक है, तो आपके लिए मैं तालियां बजा देता हूँ अपनी तरफ से। भाई सब लोग ताली बजाओ मोनालिसा के लिए। क्लैपिंग, है ना? ठीक है। तो मोनालिसा ने अभी अच्छा आंसर दिया है। हम लोग पार्टी करने वाले हैं और ऑफ कोर्स प्रसाद जी पैसा खर्च करेंगे इस पर। चलिए। प्रसाद जी कह रहे होंगे कि 2 दिन से मैं पीछे क्यों पड़ गया हूँ आपके। चलिए, डोंट टेक इट अदरवाइज। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपने बताया फर्स्ट पर्सन आई सिंगुलर है एंड प्लूरल है वी। ठीक है। एक नोशन हमने तोड़ा है। अगर आप लोगों का अभी भी नोशन बना हो तो उसको तोड़ लीजिएगा, हालांकि टूट चुका होगा अभी तक। जैसे आई को का एक नोशन रहता है कि आई वी यू दे, ये प्लूरल होते हैं, तो आई प्लूरल नहीं होता। आई सिंगुलर होता है एंड वी इसका प्लूरल होता है। अब थर्ड पर्सन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत बहुत ज्यादा। क्योंकि गलतियां यहीं पे करते हैं हम लोग। ठीक है। ही शी इट, ये जो है पूरे प्रेजेंट में, मतलब इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इसको नहीं समझेंगे तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आप गलत लगाने लगेंगे। हेल्पिंग वर्ब भी गलत लगाएंगे, और हो सकता है सिंपल प्रेजेंट में तो जो आपका मेन वर्ब होता है उसके साथ जो पॉजिटिव सेंटेंस बनता है उसमें एस और एस आता है, तो हो सकता है आप उसे भी हटा दें। ठीक है। तो ये बहुत ही ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, तो हम इसको स्किप नहीं कर सकते। ठीक है। आई होप आप इसको समझ पा रहे होंगे कि ये जो पार्ट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे प्रेजेंट के लिए। ठीक है। और आगे भी इंपॉर्टेंट रहेगा, लेकिन खासकर प्रेजेंट में हम गलतियां करते हैं। और ये इधर जो नेम्स लिखा हुआ है इसको आप नाउन्स, प्लूरल नाउन कह सकते हैं, और इधर जो नेम लिखा हुआ है इसको आप सिंगुलर नाउन कह सकते हैं। ठीक है। तो अब मैं समझना चाहूँगा इसमें कि जब हम बनाते हैं ये सेंटेंस तो हम क्या करते हैं। जो हेल्पिंग वर्ब होता है हमारे कहाँ से आता है इसको हम समझ लेते हैं पहले। ठीक है। हेल्पिंग वर्ब जो है हमारा, मैंने एक क्लास ली थी उसमें बताने की कोशिश की थी, पता नहीं कितना समझ में आया था आप लोगों को। उसमें बताया था मैंने कि हेल्पिंग वर्ब कहीं बाहर से नहीं आया है, ये हमने ग्रामर में एकेडमिकली जो सीखा है कि हेल्पिंग वर्ब रट लो, ये कर लो, वो कर लो। कुछ रटने की जरूरत नहीं है अगर हम कॉन्सेप्ट समझते हैं तो। लेकिन हालांकि ऐसा होता है कि कॉन्सेप्ट समझने में थोड़ा सा दिमाग का दही भी होता है, और थोड़ा गहराई से एनालाइज करना होता है ना? तो इसलिए भी हमको कह दिया था चलो तुम इसको याद कर लो। तो अब समझते हैं कि सिंपल प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब पहले होता क्या है। तो सिंपल प्रेजेंट किस स्ट्रक्चर पे काम करता है इसको समझेंगे उस हेल्पिंग वर्ब को जानने से पहले। सिंपल प्रेजेंट कहता है कि पहले सब्जेक्ट लगाइए। सब्जेक्ट का मतलब वही मैं, आप, या कोई चीज भी हो सकती है ना? अध्यात्म में कहा जाता है कि चेतन और जड़ दोनों इक्वल होते हैं। तो ये मेरा फोन जो है ये भी एक्शन कर रहा है। अब आपको दिख नहीं रहा होगा शायद एक्शन, बट मुझे दिखने लगता है। अगर आपको भी दिखेगा, काफी दिन बाद अपने फोन को ऑब्जर्व करेंगे तो आपका जो कवर है धुंधला सा पड़ता हुआ नजर आएगा। इसका मतलब हर रोज इसके ऊपर प्रतिक्रिया और मतलब क्रियाएं हो रही हैं, राइट? इट इज चेंजिंग इट्स फॉर्म। ठीक है। तो अ, हर जो चीज है, चाहे वो नॉन लिविंग स्टफ हो या लिविंग स्टफ हो, सब अपने आप में क्रियाएं कर रही होती हैं, है ना? तो सब्जेक्ट सब्जेक्ट में दोनों ही आ जाएगा, लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो वो कोई क्रिया करेगा यानी कि काम करेगा, तो क्रिया का मतलब वर्ब। तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और उसके साथ एस और ईएस लगता है अगर ही सी इट या सिंगुलर नाउन आता है तो मैंने इसलिए बोला था कि वो जो थर्ड पर्सन का सिंगुलर वाला पार्ट है उसको याद रखेंगे, नहीं तो बहुत बड़ी गलती करने वाले हैं आप हर बार लैंग्वेज को सीखते समय। ठीक है। तो एक चीज और आप यहाँ पे समझेंगे कि हमने देखा कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब के साथ एस और ईएस हमने लिखा है, तो इसके लिए एक कैटेगरी और होती है। पहले हम इसको समझ लेते हैं कि जो वर्ब के साथ एस और एस फॉर्म आती है उसको हम क्या बोलते हैं। तो वर्ब के जो
फिफ्थ फॉर्म है उसको हम एस और ई एस फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। वर्ब का जो फिफ्थ फॉर्म है, फिफ्थ फॉर्म, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, एस और ई एस फॉर्म बोलते हैं। फिफ्थ फॉर्म इज इक्वल टू एस या ई एस फॉर्म, ठीक है। तो आई होप आपको ये याद रहे, और अगर पिछला याद नहीं है बाकी फॉर्म तो वो भी आप याद कर लीजिएगा। जैसे मैं पूछना चाहूंगा, आप लोग बताइए, ठीक है। डू का फर्स्ट फॉर्म डू है, सेकंड फॉर्म क्या होगा, जल्दी से बताएंगे आप लोग, बोलिए, बोल सकते डिड, हैं। डिड, वेरी गुड। और थर्ड फॉर्म क्या होगा, डन, डन, वेरी गुड। एंड नेक्स्ट, डूइंग डूइंग, वेरी गुड। एंड एंड डज। डज, वेरी वेरी गुड। तो ये चीज हो गया, आपने देखा कि फर्स्ट फॉर्म डू है, सेकंड फॉर्म डिड है, थर्ड फॉर्म डन है, एंड फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म है, ठीक है, एंड फिफ्थ फॉर्म डज है। तो मैं अगर आपसे कहूँ कि वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगाओ, तो आप ये बिल्कुल नहीं समझेंगे कुछ और बोल दिया है, वो वही चीज, यानी रूट वर्ब। रूट वर्ब किसे बोलते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को। चाहे मैं रूट वर्ब बोल दूं या मैं बेस फॉर्म बोल दूं, बेस वर्ब बोल दूं, है ना। रूट फॉर्म, बेस फॉर्म, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, है ना। मूल धातु, संस्कृत में चलता है धातु रूप, धातु के वचन चलते हैं, है ना। तो वही जो धातु है यहाँ पर, जो वर्ब का मूल रूप है, क्रिया का मूल रूप, है ना, वो डू है, ठीक है। तो फर्स्ट फॉर्म उसको बोल दिया, बाकी सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, इन सब का खेल होता है। तो अब आपने यहाँ पे समझा कि ही शी इट या सिंगुलर नाउन जो थर्ड पर्सन है, उनके साथ आप हमेशा एस और ईएस का यूज करेंगे वर्ब की फोर्थ फोर्थ वर्ब वर्ब की फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म के साथ, या फिर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म भी बोल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ, आई प्ले क्रिकेट, आई तो फर्स्ट पर्सन है, थर्ड पर्सन नहीं है। और ये पर्सन अगर याद नहीं है ना तो आप गलतियां करेंगे, ठीक है। तो केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही एस और ईएस लगेगा। यहाँ देख रहे हैं शी टीचेस इंग्लिश, तो टीचेस इंग्लिश, शी के साथ, क्योंकि शी थर्ड पर्सन सिंगुलर था इसलिए टीच में एस और ईएस लग गया, ठीक है। नेटवर्क इशू, नो प्रॉब्लम। तो सी टीचेस इंग्लिश, यहाँ पर टीचेस क्यों लगा, क्योंकि वो वर्ब के साथ एस और एस इसलिए आया क्योंकि जो शी था वो थर्ड पर्सन सिंगुलर था, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन करना चाहूंगा किसी और इंसान से। यशवंत जी, आपने अपना चेहरा दिखाया नहीं, क्वेश्चन का जवाब देंगे आप, आर यू अवेलेबल, यशवंत जी। प्रसाद जी कहाँ हैं आपके भाई साहब, हैं? ऐसे इनवाइट करते हैं आप। चलिए, पल्लवी जी आप बताइए मुझे, आ, शी के साथ यहाँ पर टीचर्स क्यों आया है। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ यस, यस एस और और यस। लगाते हैं, एस और यस लगाते हैं, बिल्कुल सही। अब आप जब भी वर्ब की बात करते हैं, मैं एक बात इंपॉर्टेंट बता देना चाहता हूँ। वर्ब तीन कैटेगरी के हो सकते हैं। एक वर्ब होता है बीइंग वर्ब, जिसको बी फॉर्म भी बोलते हैं, बीइंग वर्ब, ठीक है। एक वर्ब बीइंग वर्ब होता है। दूसरी कैटेगरी होती है डूइंग वर्ब, डूइंग वर्ब जिसको हम एक्शन वर्ड भी बोलते हैं, ठीक है। वर्ब की तीन कैटेगरी चाहे तो लिख लेंगे। और तीसरी कैटेगरी होती है हैविंग वर्ब, ठीक है। आप इनको समझेंगे ना तो हेल्पिंग वर्ब भी आपको बाद में समझ में आ जाएगा, पहले अभी इसको समझ लेते हैं। तो डूइंग वर्ब या बीइंग वर्ब या हैविंग वर्ब, ठीक है। तो बीइंग वर्ब में तो हम जानते हैं कि ये जितना इज एम आर वाला होता है सिस्टम, इज एम आर, है ना, इज एम आर या वॉज बर, इज एम आर या वॉज बर या बीन भी होता है, वॉज बर या बीन या खुद बी भी होता है, बीन। और फ्यूचर में तो खुद बी ही आ जाता है ना। तो ये सब आपका इसमें आ जाता है, ये एग्जाम्पल हो गए। और डूइंग वर्ब में जो भी आप एक्शन करते हैं, कुछ एग्जाम्पल बताइए आप लोग। गोइंग, रीडिंग, रीडिंग, नाइस, लिखिए एग्जाम्पल, रीडिंग, Play. टीचिंग। प्लेइंग। तो ये सब आपके एग्जाम्पल हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। और हैविंग वर्ब में क्या होता है, हैव, ठीक है। हैविंग को वो हैविंग बोल देते हैं, और या हैज इसी का फॉर्म होता है, हैज। हैज इसका एस और एस फॉर्म होता है, और कुछ नहीं होता। हैज, इसको हैड भी बोलते हैं, हैड थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म दोनों होता है, और हैज, ठीक है, ये हो जाता है। अब आप इज एम आर और वॉज वर्ब भी आप यूज करते हैं एक्चुअली में हेल्पिंग वर्ब में। कहाँ से आया है ये एक्चुअली में बी फॉर्म से आया है और कहीं से नहीं आया है। और डूइंग वर्ब जितने एक्शन वर्ड होते हैं उसको हम डूइंग वर्ब बोल देते हैं। हैविंग वर्ब जो हैज और हैव है, ये भी दरअसल में कहाँ से आया है, ये हैविंग वर्ब से आया है, ठीक है।
तो अब हम और गहराई समझेंगे। मुझे नहीं पता कि आपको कितना समझ में आने वाला है, पर मैं ये जो क्लास है बहुत ज़्यादा डीपली एनालिसिस के हिसाब से चल रहा हूँ। ठीक है। ऐसे में होता है कि या तो समझ में आएगा या तो बिल्कुल निकल जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर आई प्ले क्रिकेट, ये मैं देख पा रहा हूँ, तो मैं इसमें कहूंगा कि इसमें कोई काम हो रहा है। तो आई प्ले क्रिकेट, तो मैं इसको बोल सकता हूँ आई डू। प्ले की जगह मैं डू बोल दूंगा। आई डू यू प्ले? यस। यस, ओके। आई जस्ट चेंज द प्लेस, सो आई गेस इंटरनेट इज हैविंग सम इश्यूज। चलिए कोई नहीं, फिर से वापस हैं हम। तो यहाँ पर मैं थोड़ा समझाना चाहता हूँ कि जो प्ले है ना, उसमें डू छिपा हुआ है। ये जो प्ले है ना, ये प्ले है, क्या कर रहा है? वो खेल रहा है। तो इसमें आपका डू छुपा हुआ है। ये जो प्ले है इसमें डू छुपा हुआ है, और मैं चाहता हूँ कि आप इसको देख पाएं। ठीक है। क्रिकेट। तो क्रिकेट तो है ही आगे। ये दरअसल में जो डू था, ये प्ले में छिपा हुआ था। ठीक है। अब मुझे कोई और बताएगा यहाँ पर क्या छुपा हुआ है? शी। अब मैं इसको डू निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा? टीच। टीच तो एक वर्ब है। ठीक है, तो क्या छिपा हुआ है यहाँ पर? कोई बता सकता है मुझे? टीच। टीच में एस और एस लगा हुआ है, तो डू के संदर्भ में क्या छुपा होगा? क्या बन जाएगा वो? डस। राइट, डज। बस एक लोगों ने इसको ऑब्जर्व कर पाया है। मैं चाहता हूँ आप सभी लोग इसको ऑब्जर्व कर पाए, नहीं तो फिर याद ही करते रहेंगे आप हेल्पिंग वर्ब डू और डज। मैं नहीं चाहता कि आप याद करें, मैं चाहता हूँ कि आप समझें। ठीक है। तो यहाँ पर डज। डज आपका हेल्पिंग वर्ब छिपा हुआ है, और ये जो आपका मेन वर्ब या फिर हम डूइंग वर्ब बोल सकते हैं, वो क्या है? टीच है। ठीक है। ये क्या है? टीच है। बाकी आगे आपका लगा हुआ है इंग्लिश, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान से देखेंगे। अभी हमने स्टार्टिंग में समझा था कि ही शी इट या सिंगुलर नाउन भी बोल सकते हैं उसको, थर्ड पर्सन सिंगुलर अगर आता है तो वहां पर एस और एस लगा देते हैं। तो ये चीज यहाँ पे वही हुई है कि हर एक मेन वर्ब में डू छुपा हुआ था, और उसके बाद जितने भी मेन वर्ब में एस और इस लगा था वहाँ डच छुपा हुआ था। तो इससे हम ये समझ पाए कि सिंपल प्रेजेंट का जो हेल्पिंग वर्ब है वो डू और डज होता है, क्योंकि हर एक टेंस बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं बन सकता। इस बात को मैं समझना होगा। कोई इंसान आकर के मुझसे ये भी कह सकता है, जैसे ऐसा कहा जाता है, पढ़ाया भी जाता है एकेडमिकली, कि देखो भाई, जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है उसमें जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसमें हम हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते हैं। जबकि वो जितने लोग पढ़ा रहे हैं वो गलत पढ़ा रहे हैं। क्यों पढ़ा रहे हैं गलत, अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो? क्योंकि हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, पर यह है कि आपके पास वो नजर नहीं है जिससे आप वो देख पाएं कि हेल्पिंग वर्ब वहां पर लगा हुआ है। ठीक है। जैसे आई प्ले क्रिकेट, इसमें हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है। किस फॉर्म में लगा हुआ है? प्ले के रूप में लगा हुआ है। प्ले को हम अगर एक्सट्रैक्ट करना चाहें तो हम कहेंगे डू। क्या करता है वो क्रिकेट खेलता है। या आप क्या करते हो? मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट। ठीक है। तो इस तरह से आप चीजों को ले लेते हैं। और यहाँ पर शी टीचर्स इंग्लिश, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे भी लगा हुआ है। यहाँ पर किस फॉर्म में लगा हुआ है? टीच का में से हम निकालेंगे, क्या हेल्पिंग वर्ब निकलेगा? अभी बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ। अभी क्लास ले रहा हूँ, बाद में बात करता हूँ। बताइए। डज, बिल्कुल डज लगा हुआ है। चीजों को ऑब्जर्व करना शुरू कीजिए। जिस दिन आप ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं उस दिन चीजें आसान हो जाती हैं। ठीक है। आसमान का रंग नीला क्यों है? ऑब्जर्व कीजिए, पता कीजिए, है ना? जब ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्यों है ना? फिर उसके बाद आप चैट जीपीटी के पास भी जाएंगे, टीचर के पास जाएंगे। तो हमने इसको ऑब्जर्व किया और पता किया कि डू और डज एक्चुअली में हेल्पिंग वर्ब है, और वो हेल्पिंग वर्ब हमेशा लगती है। हालांकि चाहे एकेडमिक में कितना ही पढ़ा दिया जाए, समझाने समझाने के पर्पज से पढ़ाया जाता है ऑफकोर्स, कि कौन इतना सर फोड़े, तो कह दिया जाता है कि देखो, अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि दिख नहीं रहा है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है। प्ले के अंदर डू है, टीच चेस के अंदर डच छिपा हुआ है। बट जब जैसे ही इसका नेगेटिव बनाते हैं, हेल्पिंग वर्ब नजर के सामने आ जाता है। ठीक है। जैसे मैं बोलना चाहूँ आई प्ले क्रिकेट, इसका नेगेटिव क्या बनेगा? आई, बताइए। डू नॉट प्ले क्रिकेट। आई डू नॉट प्ले क्रिकेट या आई डोंट प्ले क्रिकेट। ठीक है। तो नेगेटिव इस तरह से बन जाता है, तो डू आगे निकल के आया। डू कहाँ से निकल के आया? प्ले से निकल करके आया। अब ऐसे ही शी टीचर्स इंग्लिश, इसका नेगेटिव क्या बनेगा? शी डजंट टीच इंग्लिश। यस, सी डज नॉट टीच इंग्लिश या फिर सी डजंट टीच इंग्लिश। सो डज कहाँ से निकल के आया? टीचेस से निकल के आया।
अब जब डज निकाल दिया है, इसका मतलब जो टीच का एस और ईएस फॉर्म है वो हमने शिफ्ट कर दिया है, डू में दे दिया है। तो क्या अब टीच के साथ हम एस और ईएस लगा पाएंगे? नहीं लगाएंगे, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब एक बार ही लगता है, एंड उसके बाद आप जो भी कर रहे होते हैं वो मेन वर्ब, ठीक है, मेन वर्ब के रूप में आपने लगा दिया। तो डज नॉट टीच इंग्लिश, तो टीचर्स का एस और ईएस डू ने ले लिया है। ठीक है, जो हेल्पिंग वर्ब छिपा हुआ था वो निकल आया है बाहर, नजर के सामने दिखाई दे रहा है। ठीक है, होता है ना कि पर्दे के पीछे छिप गए हैं, तो वो चीज है। तो पर्दा जब खुल जाता है तब वो नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में नजर आता है। ठीक है, तो हम इसको समझ पाए हैं। अब इसी तरह से आप इसका क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड क्वेश्चन बनाएंगे। हमेशा क्वेश्चन में एक बात याद रखेंगे, मैं जितनी बातें आज बोल रहा हूँ मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारी चीजों को बड़े ही स्ट्रेंथ के साथ आपके सामने पुट कर पाऊँ, रख पाऊँ। मुझे नहीं पता कि आप कितना समझ पाएंगे, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो जितना भी हम कोशिश यहाँ पे देख पा रहे हैं कि डू और डज हमने समझा सिंपल प्रेजेंट में। अब हम एक और कोशिश करेंगे ताकि हम जितने भी क्वेश्चन करने वाले हैं आगे, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का पार्ट हो, वो हमें इजीली समझ में आए और डाउट ना हो। तो मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, हालांकि ये बात मैं बहुत पहले भी बता चुका हूँ पिछले सेशंस में, फिर भी बताता हूँ आज। कि जब क्लोज एंडेड क्वेश्चन होता है, पहले तो हम उसको यस नो क्वेश्चन बोलते हैं, इतना क्लियर होना चाहिए हमें, राइट? कि क्या तुम गाना गाते हो, डू यू सिंग अ सॉन्ग? आप बोलेंगे यस आई सिंग अ सॉन्ग, या बोलेंगे नो आई डोंट सिंग अ सॉन्ग, राइट? तो इस तरह से ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन कहलाते हैं। दूसरा होता है ओपन एंडेड क्वेश्चन, जिसमें यस नो में आंसर नहीं दिया जाता, कोई रीजन दिया जाता है, कोई कारण या कोई प्रोसीजर बताया जाता है कि तुम गाना क्यों गाते हो, वाई डू यू सिंग अ सॉन्ग, या तुम गाना कैसे गाते हो, हाउ डू यू सिंग अ सॉन्ग। ठीक है, तो इसमें आप यस नो तो बोल नहीं पाएंगे, ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ बताएंगे क्यों गाते हैं या कैसे गाते हैं, राइट, वैन कब गाते हैं। तो दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, पहले ये बात समझ में आनी चाहिए, एक क्लोज एंडेड क्वेश्चन, दूसरा ओपन एंडेड क्वेश्चन। ठीक है, तो जो क्लोज एंडेड क्वेश्चन होता है वो जनरली किससे, हिंदी में तो क्या से शुरू होता है, हिंदी में क्या से शुरू होता है, क्या वह गाना गाता है, क्या वह आ रहा है, क्या वह आएगी, क्या तुम खेलोगे, क्या तुम पढ़ रहे थे। तो ये सब यस नो क्वेश्चन कहलाते हैं, यानी क्लोज एंडेड क्वेश्चन। मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, चाहे कोई क्वेश्चन क्लोज एंडेड हो या ओपन एंडेड हो, हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब है वो स्टार्टिंग में आता है। हमेशा हेल्पिंग वर्ब कहाँ आता है? स्टार्टिंग में, यानी सब्जेक्ट से भी पहले। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से भी पहले। तो एक रूल ये हुआ कि क्लोज एंडेड क्वेश्चन हो या ओपन एंडेड क्वेश्चन हो, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएगा। दूसरा रूल इसके साथ बताना चाहूंगा, मान लीजिए कभी हेल्पिंग वर्ब एक वर्ड से ज्यादा हुआ, जैसे यहाँ तो डू और डच एक ही वर्ड है, कोई दिक्कत नहीं। पर मान लीजिए हेल्पिंग वर्ब हैज बीन है, हैव बीन है, या विल हैव बीन, शैल हैव बीन है। जब हेल्पिंग वर्ब एक शब्द से ज्यादा होता है तो उसमें जो पहला पार्ट होता है उसको हम रूट हेल्पिंग वर्ब भी मान के चलते हैं। ठीक है, हालांकि ये आपको कहीं पे किसी किताब में मिलेगा नहीं, ग्रामर की बुक में, ये मेरा कॉन्सेप्ट है। तो हेल्पिंग वर्ब में जो फर्स्ट पार्ट होता है, अगर एक से ज्यादा वर्ड है तो उसको रूट हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, उसको हम आगे लगाते हैं सब्जेक्ट से पहले। बाकी जितना बचा हुआ रिमेनिंग हेल्पिंग वर्ब होता है, जिसको हम सेकेंडरी हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, या फिर सफिक्स हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, सफिक्स मतलब जो आगे आता है। ठीक है, तो उसको हम सब्जेक्ट के बाद ही छोड़ देते हैं। तो ये बात भी आपको याद रहनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहली बात, कोई भी क्वेश्चन बने चाहे क्लोज एंडेड हो या ओपन एंडेड, हेल्पिंग वर्ब कहाँ लगाएंगे? सब्जेक्ट से पहले या सब्जेक्ट के बाद, बिफोर एंड और आफ्टर सब्जेक्ट। बी फॉर बिफोर, ए फॉर आफ्टर। इतना क्लियर हुआ सबको? ठीक है, यशवंत जी का चेहरा दिख गया है फाइनली। आई एम वेरी हैप्पी टू सी योर हैंडसम फेस। चलिए, आप भी हैप्पी हैं। अच्छी बात है। सुरजीत जी आप कहाँ पे हैं? आर यू बिजी वर्किंग? चलिए, तो अभी हम समझते हैं आगे। बस एक लोगों ने आंसर दिया है सर ओपन एंडेड, एक बार आई नॉट अंडरस्टैंड, अभी हमने इस पे आगे बढ़े भी नहीं अच्छे से। कोई बात नहीं, अभी हम आएंगे ओपन एंडेड भी। आज मैं कोशिश करूंगा कि जितना भी है, भले ही समय ज्यादा लग जाए, पर हम कोशिश करेंगे एक एक चीज को अच्छे से लेकर के चलें, है ना? आगे वाले सेशन भले ही समझाने पड़े आपको और लंबा चला जाए ये रिवीजन सेशन, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी फिलहाल के लिए हम एक बात समझ पाए हैं कि हेल्पिंग वर्ब हमेशा आगे आएगा जब इंट्रोगेटिव का केस होगा, चाहे वो क्लोज एंडेड हो या ओपन एंडेड हो। अब प्रसाद जी ने कहा कि ओपन एंडेड मुझे अच्छे से समझ में नहीं आया है, तो मैं समझाने की कोशिश करूंगा। प्रसाद जी आपसे ही क्वेश्चन कर लिए जाते हैं, चलिए बताइए प्रसाद जी, हैव यू टेकन योर डिनर?
क्या आपने अपना डिनर ले लिया है? हैव यू टेकन योर डिनर? आंसर। Yes. Yes, sir. Yes, you have taken your dinner. Okay. What have you taken in your dinner? Misal pav. Sorry, मिसल को? Misal pav, sir. Misal pav. विसल पाव क्या होता है भाई? What is that? विसल पाव? Is there something? हाँ? Misal pav. Uh, Satvik misal. सात्विक मिसल? I don't know that. Kindly share the recipe of that so I can also try. Okay. Yes, sir, sure. ऑल राइट। सो प्रसाद जी, हमने आपसे दो क्वेश्चन किए। मैंने पहला क्वेश्चन किया कि हैव यू टेकन डिनर, आपने कहा यस। फिर मैंने दूसरा क्वेश्चन किया कि व्हाट हैव यू टेकन इन डिनर, आपने यस या नो नहीं बोला, आपने कहा कुछ नाम बताया। अब वो नाम सबके लिए अलग हो सकता है, चलिए पूछ लेते हैं। पहले तो क्वेश्चन ही अलग अलग हो जाएगा। सावन जी, डिड यू टेक लंच टुडे? Yes, sir. व्हाट डिड यू टेक इन लंच? I took in lunch rice, roti, ओके, and यू dal. you took rice, roti and dal. Okay, all right. Divya ji, did you take your lunch today? Yes, sir. What did you have in lunch? Rice, rajma, and cauliflower. Okay. Pallavi ji, did you take your lunch today? Yes, sir. Yes. What did you have in your lunch? Misal pav. Okay. आपसे क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए था मुझे, प्रसाद जी। हाँ, sir. शेयरिंग में है तो यशवंत जी का भी सेम ही होगा। यशवंत जी, व्हाट डिड यू टेक इन लंच टुडे? यशवंत जी, अनम्यूट योरसेल्फ। लंच में क्या लिया था आपने आज? हाँ? अरे सर, कहाँ हैं आप? अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं अपने आप को। ठीक है। मोनालिजी, व्हाट डिड यू टेक इन लंच टुडे? राइस, दाल, चपाती एंड चलिए। मशरूम भाजी, ऑलराइट। मशरूम सॉरी। चलिए, मैंने आप लोगों के आंसर सुने। आई होप सभी लोगों ने अपने अपने ट्रू आंसर्स दिए हैं, राइट? किसी ने बड़ा शोकेस करने की कोशिश नहीं की है। चलिए, तो अभी प्रसाद जी इसको समझेंगे। जब पहला क्वेश्चन किया गया था तो सबने या तो यस बोला या तो नो बोला। नो तो बोला ही नहीं किसी ने, क्योंकि लंच सबने किया है। ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि एक क्वेश्चन में या तो यस या नो आंसर होता है, दूसरे क्वेश्चन में डिफरेंट आंसर्स थे जो आपने देखे। तो जिस क्वेश्चन में डिफरेंट आंसर्स होते हैं ना, उसी को ओपन एंडेड कहते हैं। और जिस क्वेश्चन में आंसर फिक्स्ड होता है, या तो यस नो होता है, ट्रू फॉल्स होता है, ये क्वेश्चन वाले केस में तो यस नो वाला ही रहेगा। जिसमें आंसर फिक्स्ड हो, है ना, सबका आंसर लगभग एक ही रेंज में रहता है, तो उसको हम बोलते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन। तो इसमें यस नो क्वेश्चन वाला क्लोज एंडेड कहा जाता है। ठीक है। मैथ में भी टॉपिक आता है क्लोज एंडेड एंड ओपन एंडेड, सेट में हम पढ़ते हैं। अंडरस्टैंड सर नाउ। चलिए, बढ़िया, समझाने के लिए ये कार्यक्रम किया गया है खाने का। चलिए, ओके। तो हम यहाँ पर समझ पाए हैं और अब हम आगे बढ़ेंगे। तो हमने समझा कि क्लोज एंडेड क्वेश्चन, जिसको यस नो क्वेश्चन कहते हैं, आंसर या तो यस में होगा या तो नो में होगा, दो ही आंसर हो सकते हैं इसके। दूसरा ओपन एंडेड, जिसका आंसर फिक्स नहीं होता। ठीक है। अब हम जब समझ ही गए इसको, तो अब हम आगे बढ़ जाते हैं, कुछ एग्जांपल्स कर ही लेते हैं। ठीक है, समझ लेते हैं। तो अभी मैं एक एक करके पूछूंगा सबसे। ठीक है। मोनालिजी, राहुल क्रिकेट खेलता है कि इंग्लिश क्या बनेगी? राहुल क्रिकेट खेलता है। मैं ऑप्शन दे देता हूँ, आप कंफ्यूज होंगे। राहुल प्लेस क्रिकेट। चलिए, अच्छी बात है, आपने पहले बार में आंसर दिया है। बहुत बढ़िया, आई एम वेरी हैप्पी। मोगेम्बो खुश हुआ। चलिए, आगे बढ़ते हैं। तो मुझे अभी बताएंगी पल्लवी जी, व्हाट विल बी नेगेटिव ऑफ इट? राहुल क्रिकेट खेलता है का नेगेटिव क्या बनेगा? डू लगाएंगे या डज लगाएंगे, क्या करेंगे आप? Rahul does not play. राहुल डज नॉट प्ले क्रिकेट, बहुत बढ़िया। अब डज हमें हेल्पिंग वर्ब मिल गया है। हम जानते हैं, अगर मैं बोलूं क्या राहुल क्रिकेट खेलता है, तो राहुल जी आप ही बता दीजिए, क्योंकि आप ही का नाम है। तो क्या राहुल क्रिकेट खेलता है, तो डज कहाँ पर पहुंचेगा, बताइए। डज राहुल प्ले? बताइए राहुल जी।
चीटिंग की व्यवस्था भी आपके लिए कर दी गई है। मोनाली जी ने ऑलरेडी आंसर बता दिया है। बताइए। अनम्यूट ही नहीं करेंगे अपने आप को। या बताइए। Yes, sir. क्या राहुल क्रिकेट खेलता है कि इंग्लिश क्या होगी? The Rahul playing to cricket. जैसा हमने आपसे उम्मीद की थी, आपने आंसर गलत बताया है फिर से। राहुल जी, मुझे नहीं पता आपके साथ क्या प्रॉब्लम है, पर थोड़ा सा मेहनत करना शुरू कीजिए, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा दुख होगा इस बात का कि आप इस बैच में रहकर इंग्लिश थोड़ा भी ना सीख पाए। बहुत दुख होगा मुझे। ठीक है, रिवाइज कीजिए प्रीवियस सेशन। ओके, और फोकस्ड होकर सुनिएगा ये वाला सेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुरजीत जी, आर यू देयर? आपका तो चेहरा ही नहीं दिख रहा है। सर। बताइए, क्या राहुल क्रिकेट खेलता है? व्हाट विल बी ट्रांसलेशन फॉर दिस? डज राहुल प्ले क्रिकेट? डज राहुल प्ले क्रिकेट? बहुत बढ़िया। सावन जी, आप बताएंगे, क्या राहुल क्रिकेट नहीं खेलता है? Doesn't Raul play cricket? बहुत बढ़िया। इसका दूसरा पार्ट बताएंगे प्रसाद जी। डजंट राहुल प्ले क्रिकेट, और क्या कह सकते हैं इसको? Rahul, sorry. Do not Rahul playing cricket. डज नॉट राहुल प्ले क्रिकेट। बहुत Sorry, बढ़िया। sorry. Does not. Sorry, sorry. डज नॉट राहुल प्ले क्रिकेट, अच्छा, बहुत बहुत बढ़िया। मैं, वैसे आपने मेरी मदद की है, इसके लिए थैंकफुल हूँ मैं। आपने एक कॉन्सेप्ट बताने में मदद की है कि ये गलतियां भी लर्नर्स करते हैं। दिव्या जी बताइए, इन्होंने क्या गलती की है? इन्होंने वही रिपीट किया जो प्रीवियस इनसे पहले भैया ने बोला था। इसका दूसरा तरीका था, डज राहुल नॉट प्ले क्रिकेट। अच्छा, डज नॉट राहुल प्ले क्रिकेट, ये सही है क्या? डज नहीं नॉट सर। राहुल प्ले क्रिकेट हम्म, सही है, बट नहीं। सेम ही है, डजंट राहुल प्ले नो क्रिकेट। नो नो नो, यही तो समझना है। डज राहुल प्ले क्रिकेट, सॉरी, डज नॉट राहुल प्ले क्रिकेट गलत है, और डजंट राहुल प्ले क्रिकेट सही है। अब क्यों है एक गलत एक सही? क्यों, बात तो एक ही कर रहे हैं आप, ऐसा कैसे कर दिया आपने? आई गॉट इट सर, बिकॉज हम जब जब नॉट को सब्जेक्ट से पहले यूज करेंगे तो वो डजंट शॉर्ट फॉर्म में यूज करेंगे। अगर हम हम्म, एलेबोरेट करेंगे तो नॉट को सब्जेक्ट के बाद यूज करेंगे। करेक्ट। क्योंकि हमारे पास अलाउंस केवल और केवल हेल्पिंग वर्ब को आगे ले जाने का है, और किसी को आगे ले नहीं जा सकते। पर अब मान लीजिए हेल्पिंग वर्ब ने शादी ही कर ली हो नॉट के साथ, तो क्या करेगा भाई? अब तो फिर वो बीबी पीछे पीछे लगी फिरेगी, कहीं कहीं कोई अफेयर ना हो जाए। तो इसलिए वो डजंट साथ में ही आ रहा है, तो वो शादी वाले केस में है, राइट। और जब तक ये इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटीज हैं, तो साथ में नहीं हो सकते। अलाउड केवल किया गया है डज को, ठीक है। ऑल राइट, तो हम इसको समझ पाए हैं। तो प्रसाद जी, आई गेस आप अपनी गलती को समझ पाए होंगे, राइट। Yes sir. चलिए, तो एक आपको और बता दीजिए मुझे, क्या वो बाजार नहीं जाती है, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? क्या वह बाजार नहीं जाती है? Does she not go to the market? डज शी नॉट गो टू मार्केट, या डज शी नॉट गो टू द मार्केट? और इसका दूसरा तरीका क्या होगा? Doesn't she not? Doesn't she go to the market? यस, डजंट शी गो टू द मार्केट, बढ़िया। चलिए, अच्छी बात है, समझ पाए हैं आप चीज़ों को। अच्छा ठीक है, यशवंत जी आप हैं यहाँ पर? यशवंत जी, आर यू देयर? यशवंत जी ने सोचा कि क्लास में केवल हम लिसनर की तरह आएंगे और चले जाएंगे क्लास देख करके, है ना। लेकिन पता नहीं, आज हमारा मूड शायद लिसनर रखने का नहीं है आपका। खैर, प्रैक्टिस सेशन में तो वैसे भी बात करते हैं, बस रिवीजन सेशन चल रहा है इसलिए। हैं आप यहाँ पे, चले गए? कोई बात नहीं, आप लिसनर की तरह ही बने रहिए यहाँ पर, ऑब्जर्व कीजिए सभी लोगों को कि कौन अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। ठीक है, और फिर सबके घर पे जा करके जाके वही क्या कीजिएगा, सुपरविजन कीजिएगा, हाँ भाई क्या प्रॉब्लम है, खासकर राहुल जी के यहाँ पे जाकर। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और पूछेंगे आपसे। मोनाली जी, मुझे बताइएगा, अ, तुम गाना गाते हो की इंग्लिश क्या बनेगी? तुम डू गाना यू गाते सिंग अ सॉन्ग? तुम गाना गाते हो, ये क्वेश्चन है या फिर स्टेटमेंट? पहले मुझे ये बताइए, क्वेश्चन और स्टेटमेंट जानते हैं? स्टेटमेंट मतलब कथन, यानी क्वेश्चन है।
तुम गाना गाते हो, क्वेश्चन है। तुम गाना गाते हो, मैं बोल रहा हूँ ये तुम गाना क्वेश्चन गाते हो। नहीं है, तो फिर क्या होगा? स्टेटमेंट। हाँ तो क्या बताइए इसका, फिर डू आगे क्यों लगा दिया आपने? तुम गाना गाते हो, डू यू, यू सिंग अ सॉन्ग। यू यू सिंग अ सॉन्ग। यू सिंग अ सॉन्ग। तो समझिए चीजों को। आप पहले हिंदी ही नहीं समझ पाए कि स्टेटमेंट है या वो है, तो वहीं पे पहले तो गलती कर गए आप। ठीक है, तो यू सिंग अ सॉन्ग करेक्ट है। बढ़िया। हाँ मैं मानता हूँ कि लैंग्वेज में से पूछा जा सकता है तुम गाना गाते हो, एक्सप्रेशन, तो उसका मतलब डू यू सिंग अ सॉन्ग हो, या फिर इंग्लिश में बोलेंगे तो अच्छा यू सिंग अ सॉन्ग ऐसे बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। राहुल जी बताइए, तुम गाना नहीं गाते हो, कर पाएंगे कोशिश? यू के साथ डज लगाएंगे या डू लगाएंगे, बस आप इतना बता दीजिए। यू के साथ क्या लगाएंगे, डू या डज? हाँ, डज। डज। पता था यू के साथ डज नहीं आता सर। ओके, आप में से कितने लोग इस बात से एग्री करेंगे कि यू एक थर्ड पर्सन है? कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, कोई बोलिएगा मत। यू इज थर्ड पर्सन, राइट, यस और नो? यू इज थर्ड पर्सन, वो भी सिंगुलर, राइट, यस और नो? सभी लोग नो कह रहे हैं, सभी लोग गलत होंगे अभी। यू इज सिंगुलर थर्ड पर्सन। चलिए। राहुल जी मुझे एक बात बताइएगा कि जो एस और ई एस है वो किसके साथ लगाते हैं, क्या बताया था मैंने आज के सेशन में? बताइए क्या बताया था मैंने आज के सेशन में। जो एस और ई एस है, यानी डज मैं कह दूं, चलिए एस और एस ना कह के डज कह देता हूँ। डज कब लगाते हैं, फर्स्ट पर्सन के साथ, सेकंड पर्सन के साथ, या थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ? सेकंड पर्सन के साथ। राहुल जी मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। य- ये यहाँ पर दो चीजें हो सकती हैं, पॉसिबिलिटी। मैं थोड़ा खरा स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, इसको थोड़ा ध्यान सुनिएगा। या तो आप सेशन ठीक से सुन नहीं रहे हैं, या तो आप इसको मतलब आप में कुछ प्रॉब्लम है, या तो फिर कि आपको चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, और समझ में नहीं आती हैं तो आपको 10 बार सेशन सुनना चाहिए, एक सेशन। ठीक है, या तो आप सेशन एक्टिव होकर नहीं सुन रहे हैं, या तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम है कि आपको चीज़ें स्लो रूप में समझ में आती हैं, स्लो तरह से आती हैं। तो इसकी तो अगर सुन नहीं रहे हैं तो अच्छे से सुनना शुरू कीजिए, और अगर देर में समझ में आती हैं तो मैं कहूँगा एक सेशन लिटरली 10 बार देखना शुरू कीजिए, क्योंकि ये बात ओके मैंने सर। बहुत अच्छे से बताने की कोशिश की है। ओके सर। हम्म, कोई बात नहीं। देखिए तकलीफ होती है, मैं अपने अपने मतलब स्कूल टीचर रहा हूँ बहुत लंबे समय से, तो मैं अपने बच्चों से कहा करता था कि जब तुम मेरी बात नहीं समझते हो, जब मैं कई बार कोशिश करता हूँ उसके बाद भी खाली हाथ लौट के आता हूँ, तो तकलीफ होती है। तकलीफ होती है, बहुत ज्यादा होती है तकलीफ। एक वो होता है ना कि एकदम से दिल निकाल के रख दिया बाहर, और आप मतलब देख नहीं पा रहे हैं सर, तो वो चीज़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम समझ पाए इतना कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम ध्यान रखेंगे सिंपल प्रेजेंट में डज लगता है, डज का मतलब एस और यस लगता है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, या फिर हम उसको फिफ्थ फॉर्म भी बोल सकते हैं, डज जो है डू का फिफ्थ फॉर्म है। मोनाली जी आपको इतना क्लियर हुआ या नहीं, ये बताइएगा। हेलो सर, आई एम जसवंत, आई एम नॉट रेडी टू स्पीक टुडे बिकॉज आई हैव सम नेटवर्क इशू। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। चलिए बताइए मोनाली जी, आपको क्लियर हुआ? सर मुझे ना एक क्वेश्चन है, ये यू के साथ डू लगता है, डज लगता है, वो मुझे कंफ्यूजन है यू के साथ। मुझे बताइए यू कौन सा पर्सन है? सेकंड। सेकंड। और डज कब लगेगा, कौन से पर्सन के साथ और कब? थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो यू तो थर्ड पर्सन में ही नहीं आता है, पहली बात, सिंगुलर की तो छोड़िए बात। तो फिर इसका सेंटेंस कैसा होगा? डू लगेगा अगर आपको डू की नीड है तो, यू डू द वर्क। सिंगल सॉन्ग्स, हाँ ठीक है, ओके। ओके, ये ओके ऐसे नहीं होना चाहिए, डीपली अंडरस्टूड होना चाहिए। स्पेशली ये क्लास आपके लिए ही है, क्योंकि मुझे पता है हम्म। आप इसके साथ बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं।
लगातार आपने सेशंस में गलतियां की हैं क्वेश्चन पूछने पे। नहीं, ठीक है। क्लियर हो गया, ये इसका ही एक का प्रॉब्लम था मुझे। ठीक है, चलिए क्लियर हुआ। प्रैक्टिस कीजिएगा तब और क्लियर होगा। ओके, चलिए इतना समझ पाए हम। अब आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे। तो देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सिंपल जिंदगी से थोड़ा आगे बढ़े हैं। अब हम थोड़ी चालाकियां करेंगे, है ना। तो अच्छा हाँ, अभी एक चीज रह गई है, चालाकी से पहले एक सिंपल बात और रह गई है। ये तो हमने देखा कि डू और डज का केस है, ठीक है। डज जो है फिफ्थ फॉर्म होता है, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन करना चाहूंगा सभी से। बस आप में से जिन लोगों को आंसर पता हो वो कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, और जिनको नहीं पता हो वो नो लिखेंगे, ठीक है। वी बी जो है, जिसको मैंने होने की अवस्था बोला, इसकी कौन सी फॉर्म है जो हम इसमें यूज कर सकते हैं, मतलब सिंपल प्रेजेंट में ही। बी की कौन सी फॉर्म का हम यूज कर सकते हैं सिंपल प्रेजेंट में। आप में से जो भी बता पाए वो कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, जिनको नहीं पता वो नो लिखेंगे। क्लियरली लिखिएगा नो या फिर आंसर। बी की कौन सी फॉर्म का सिंपल प्रेजेंट में यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज कर सकते हैं। कोई है यहाँ पर? वीर, महावीर, नो कोई नहीं लिख रहा। मतलब आप लोगों को पता है लेकिन अंदर से आ नहीं रहा बाहर। नो लिखिए चुपचाप, नहीं आ रहा तो। मोनाली जी कह रही है बी। मोनाली जी का एग्जाम्पल भी लिख दीजिएगा बी के साथ अगर यूज कर सकते हैं तो। बी की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे? नो लिखने में भी जान निकली जा रही है आप लोगों की। फिफ्थ फॉर्म का सावन जी ने बोला है, फिफ्थ फॉर्म नाम भी बता दीजिए फिफ्थ फॉर्म का क्या है। नो, बी विल बी सेम एज इट इज। सावन जी नाम तो बताइए, फिफ्थ फॉर्म कौन सी है बी की। नो। पल्लवी जी नो। प्रसाद जी नो, सब हथियार डाल रहे हैं अपने। राहुल जी नो। अच्छा, एम इज आर, सावन जी ने बोला है फिफ्थ फॉर्म एज एम इज आर। और कोई? चलिए, खुशी है एक बात की कि सावन जी चलिए कम से कम आंसर आप कर पाए हैं। एम इज आर बोल दें या फिर इज एम आर बोल दें, बात एक ही है। इज एम आर, दैट इज द फॉर्म विच कैन बी यूज्ड इन सिंपल प्रेजेंट। अब आप कहेंगे भाई ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है, तो इसमें कहाँ से आ गई है? हाँ जी बिल्कुल हाँ, ये फॉर्म आप सिंपल प्रेजेंट में यूज कर सकते हैं। हालांकि मैंने कल भी थोड़ा सा बताया था उसके बारे में, स्टेट ऑफ बीइंग बोलते हैं। आई एम अ डॉक्टर, एग्जाम्पल याद आया, मैं डॉक्टर हूँ। ये सिंपल प्रेजेंट ही है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है। लेकिन ये वाला जो केस है, ये बी वाला केस, इसमें हमेशा फिफ्थ फॉर्म ही आता है, चाहे वो आई हो, वी हो, ही हो, शी हो, कुछ भी हो। जैसे हमने देखा था थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम फोर्थ फिफ्थ फॉर्म लगाते थे ना। फिफ्थ फॉर्म मतलब एस और एस फॉर्म, राइट। बट बी वाले केस में एस और एस तो आता नहीं है। बी वाले केस में, अब चलिए बी की सारी फॉर्म ही लिख देते हैं आपके सामने, ठीक है। बी की फर्स्ट फॉर्म चलिए बताते जाइए आप लोग। बी की फर्स्ट फॉर्म बी। बी का पास्ट में सेकंड फॉर्म क्या होता है? वॉज या वर। एंड बी की सेकंड फॉर्म, सॉरी बी की थर्ड फॉर्म बीन। एंड बी की फोर्थ फॉर्म बीइंग। एंड फिफ्थ फॉर्म इज एम आर। तो बी थोड़ा सा अलग केस हो गया, राइट। तो सिंपल प्रेजेंट का एक हिस्सा इज एम आर के साथ भी जाता है। मैं बिल्कुल इस बात से सहमति जता रहा हूँ कि इज एम आर के साथ अगर आईएनजी फॉर्म आता है तो वो फिर, जैसे इज एम आर, इसके साथ अगर आईएनजी फॉर्म आ जाए, है ना, मतलब नाउन ना हो या नॉन वर्ब ना हो, प्लस आईएनजी फॉर्म आ जाए, यानी वी फोर्थ आ जाए, तब ये कंटिन्यूस हो जाएगा। ये अंतर रहता है, ठीक है। ओके। तो सिंपल प्रेजेंट के दो दो कैटेगरी आप देख सकते हैं। एक तरह से, एक तो हमने कहा कि एक्शन वर्ड आ गया, एक हो गया स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग मतलब होने की अवस्था, आप क्या हैं। यू आर डॉक्टर, यू आर एन इंजीनियर, यू आर अ स्टूडेंट, आप क्या हैं, है ना। मैं इंसान हूँ, आई एम ह्यूमन बीइंग, राइट। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो एक रास्ता इधर भी जाता है इस एम आर की तरफ भी। यही चीज आपकी अप्लाई होगी अगर आप इसको अभी समझ पा रहे हैं ना, तो फिर सिंपल पास्ट भी समझ पाएंगे। वहां पर डू का डिड हो जाएगा, और सेकंड फॉर्म होती है बी की क्या, वॉज वर। तो सिंपल पास्ट में वॉज वर प्लस नॉन वर्ब आता है। नॉन वर्ब से मतलब क्या, उसके बाद एक्शन वर्ड नहीं आएगा। और एक्शन वर्ड अगर आएगा, इज एम आर हो या वॉज वर हो या फिर बी फॉर्म ही हो कोई,
तो वहाँ आईएनजी जरूर आएगा, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, थोड़ा सा एडवांस लग रहा होगा, पर मुझे पता नहीं कितने लोगों को समझ में आया है। सर गीता एग्जाम हैज स्टार्टेड, हाँ स्टार्ट हो गया है। चलिए चलते हैं, अभी थोड़ी देर में आपको 1.5 घंटा वहाँ पे समय मिल जाएगा। 11:30 नहीं, 10:30। चलिए, तो आप इसको समझ पाए हैं क्या? 1 मिनट बताइए, कितने लोगों को समझ में आया? ईमानदारी से लिखिएगा, कितना आपको आया? चलिए, आउट ऑफ 10 बताइए कितना समझ में आया ये यहाँ तक। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सिंप्लीफाइड वे में बता पाऊँ, बट ये कॉन्सेप्ट थोड़ा है कि मतलब डीपली ऑब्जर्वेशन का ही कॉन्सेप्ट है, बट समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। मोनाली जी 10 आउट ऑफ 10, दिव्या जी 5 आउट ऑफ 10। अच्छा, जल्दी से लिखिए, ऑनेस्टली लिखिए सभी लोग। सुरजीत 10 आउट ऑफ 10। क्या बात है, आप पता नहीं क्या बोल रहे हैं, बट मुझे भरोसा नहीं हो रहा है आपको समझ में आया भी है या नहीं। टेस्ट करूंगा पहले आपका, ले रहा हूँ रिवीजन क्लास ले रहा हूँ, टेस्ट में देखूंगा आपको। 10 आउट ऑफ 7 कैसे हो सकता है? मैथ से गड़बड़ है क्या? 7 में से 10। 7 आउट ऑफ 10, 7 जी। 8 आउट ऑफ 10, 10 आउट ऑफ 10, ठीक है, बढ़िया। चलिए, आज इतना ही डाइजेस्ट कीजिए आप फिलहाल के लिए, ठीक है। अब जितना ज़्यादा प्रैक्टिस हो सकती है सिंपल प्रेजेंट को लेकर के, उतना प्रैक्टिस कर मारिए, ठीक है। एआई के पास जाइए, उससे बोलिए आस्क मी एज मैनी क्वेश्चन एज यू कैन ऑन सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। या हिंदी में बोल दीजिए कि जितने प्रश्न कर सकते हो मुझसे करो सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। और जो भी डाउट आए उसे ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, और अपना स्कोर भी साझा कर सकते हैं। सबसे बढ़िया होता है एमसीक्यूज वाला कीजिए, मज़ा आएगा उसे पिक करने में, है ना। या आप चाहें तो वो थ्योरेटिकली भी पूछता है तो आप उसका आंसर करते रहिए, ट्रांसलेशन भी पूछ सकता है। तो जैसे भी करना है आप एआई का यूज़ कीजिए, एंड देन आप शेयर कीजिए अपना, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं वो एआई से पूछवाइए, उसको आंसर कीजिए, एंड देन ग्रुप में शेयर कीजिए। कोई प्रॉब्लम हो रही है कहीं पर तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताइएगा। सर आई हैव अ क्वेश्चन। यस प्लीज। सर आपने एग्जांपल दी थी ये समझाते हुए कि बीइंग वर्ब का, आपने कहा था कि फॉर एग्जांपल आई एम अ ह्यूमन। इसमें ये अंडरस्टैंडेबल है कि आई के फर्स्ट एक्सेप्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हम एस और ईएस यूज नहीं कर सकते। तो ये सेंटेंस एक्सेप्टेबल है और अंडरस्टैंडेबल है कि हमें समझ आ रही है। बट अगर इसी सेंटेंस में हम सब्जेक्ट चेंज कर लें, यानी कि ही इज अ ह्यूमन, तो इसमें तो हम थर्ड पर्सन सिंगुलर भी है और हम एस और ईएस का यूज ही नहीं कर रहे हैं। दिस इज नॉट द केस। ये अब आप थोड़ा कॉन्सेप्ट पे आ रहे हैं, पर जो इज एम आर है वो कौन सी फॉर्म है? वर्ब बी की कौन सी फॉर्म है? फिफ्थ फॉर्म। फिफ्थ फॉर्म है। डज बी की कौन सी फॉर्म थी? डज फिफ्थ फॉर्म। सॉरी, हाँ बी की नहीं, डू की। डज डू की फिफ्थ फॉर्म थी, राइट? डज डू की फिफ्थ फॉर्म थी, राइट? यस सर। तो अब आपका क्वेश्चन उल्टा हो गया है। अच्छा ही, सर, हाँ। जब हम्म। क्या सर समझ गई। अब बी के केस में ये है कि उसकी जो थर्ड फॉर्म है उसमें हम एस और ईएस वाला वो फॉर्मूला ही नहीं है फॉर्मूला ही इसमें। नहीं है, राइट, फॉर्मूला ही नहीं है। और जी सर समझ। बी खुद लगा नहीं सकते। आई बी अ डॉक्टर नहीं बोल सकते, आई बी अ ह्यूमन नहीं बोल सकते, जी सर। राइट। तो वो एम आ रहा है वहाँ पे, ठीक है। और ओके सर गॉट इट। और आई के साथ ही एक्सेप्शनल चल रहा है। मैंने एक ट्रिक और बताई थी, उस टाइम पे आप नहीं थी सेशन में। एक ट्रिक और बताई थी, किसी को याद हो? इज वाली, कि इसमें डच चल रहा है, उसमें देखने को मिल रहा है इज, उसमें भी एस वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है, बट वो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। वो समझने के लिए ट्रिक बताई थी, याद रख सकते हैं। आई एक्सेप्शन होता है, वो एम के साथ जाता है। बाकी सब में डच चल रहा है, तो आप देखेंगे इधर, ये ही शी इट, ये सिंगुलर वाले में इसमें एस वाला ही चल रहा है, इज आ रहा है। बाकी सब में आर आ रहा है, ठीक है। तो जी सर। सर आपने हेल्पिंग वर्ब की जैसे तीन फॉर्म्स बताई थी, ये बीइंग, डूइंग, हैविंग वाली, ये सब ऑक्सिलरी वर्ब्स के अंडर ही आता है या फिर वो मैंने हेल्पिंग वर्ब वर्ड का यूज नहीं किया था उस टाइम पे। मैंने बोला था वर्ब की जो थ्री थ्री कैटेगरीज को में हम इसको रख सकते हैं, बीइंग वर्ब, डूइंग वर्ब, एंड हैविंग एक्शन वर्ब। वर्ब। अब हम ऑक्सिलरी जो बोलते हैं, ऑक्सिलरी कुछ नहीं, वो हेल्पिंग वर्ब को ही बोलते हैं, राइट। तो इसी से निकल के आएंगी कुछ तो, जो मेन वर्ब है उसी से निकल आई हैं। जैसे जो फ्यूचर का जो विल है ना, शैल है, पता नहीं उस दिन आप थी या नहीं थी, तो पता नहीं, प्रीवियस सेशन है। तो शैल और विल वहां से निकला है। विल मतलब होता है इच्छा रखना,
तो कुछ मेन वर्ब से ही निकल आए हैं, हेल्पिंग वर्ब कहीं और से नहीं बने हैं। हाँ, मॉडल वाले केस में वो अलग चीज होती है, मॉडल का हम अलग से पढ़ते हैं टॉपिक। ठीक है, विल और शैल मॉडल में भी काउंट हो जाता है वैसे। Okay, sir, got it. Thank you. वेलकम। एनीवन एल्स, एनी अदर क्वेश्चंस? किसी और का कोई क्वेश्चन? चलिए, सुरजीत जी गीता एग्जाम देने लगे क्या? चलिए, अभी नहीं सर। हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू गिव दैट एग्जाम? सर अबाउट 40 मिनट। गुड, नाइस। चलिए, तो फिर आज के लिए हम्म, इतनी रखते हैं। टेक केयर एवरीवन, एंड बाय। प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा एआई की मदद से, चाहे जेमिनाई यूज कीजिए या चैट जीपीटी, थोड़ा स्मार्ट बनना शुरू कीजिए। क्लास हो चुकी है ऑलरेडी, है ना? तो कीजिएगा उसका यूज एवरीवन। चलें फिर, बाय एवरीवन, टेक केयर, गुड नाइट।